हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे, उनको देखेंगे। ये प्रश्न कर लेने से आप आगे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो CGPSC हो या व्यापम हो, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज समिति से टॉपिक से होगा, जिसमें पहला प्रश्न है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा GV राव समिति, चौथा LM सिंघवी समिति। पंचायती राज में समितियों को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसको कई प्रकार से पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज या भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में मुख्यतः 7 समितियों ने विशेष योगदान दिया था। ठीक, तो इन 7 का सन याद रखिएगा, क्योंकि इन समितियों से अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा। पहला जो बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 में आया था। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। तीसरा डॉक्टर GVK राव समिति 1985 में आया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आया था। PK थुंगन समिति 1988 में आया था। और V.N. गॉडगिल समिति भी 1988 में आया था। एवं 1995 में भूरिया समिति आई थी। इन 7 समिति, जिसमें मुख्य इम्पोर्टेंट ये 4 समिति हैं और 3 समिति जो मैं आपको अभी बताया, ये अलग अलग तरीके से या तो सन को सही जोड़ी मिलाओ में या फिर इनके मुख्य कार्य, इस हिसाब से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, तो प्रश्न में वापस आते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर C होगा, जिसमें ये सही क्रम पर जमे हुए हैं। ठीक है, मैं स्पीड में एक बार और सन को आपको याद दिला देता हूँ, आप हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। इनका मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना था। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। इनका 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना मुख्य उद्देश्य था। तीसरा GVK राव समिति 1985 में आया था। उसके बाद ML सिंघवी समिति 1986 में आया था। उसके बाद PK थुंगन समिति 1988 में आया था। V.N. गॉडगिल समिति भी 1988 में आया था। और 1995 में भूरिया समिति आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? A. दांत वाला समिति, इसके आगे लिखा हुआ है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन। B. GVK राव समिति, इसका है खंड स्तर पर नियोजन। C. बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज संस्थान। D. संथानम समिति, पंचायती राज और वित्तीय समिति। इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, बलवंत राय मेहता समिति, जो क्या बोलती है, पंचायती राज संस्थान के बनाने के लिए सहमति देती है। ठीक है, यहाँ पर दांत वाला समिति आएगा। वो दांत वाला समिति खंड स्तर पर नियोजन की बात करती है। GVK राव समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन की बात करती है। और संथानम समिति पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा की बात करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई? ऑप्शन A, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन B, GVK राव समिति। ऑप्शन C, अशोक मेहता समिति। और ऑप्शन D, LM सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी, इसने क्या बोला था, ग्राम पंचायत के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता को विस्तार से समझाया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। GVK राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, अगला प्रश्न, पेशा अधिनियम
किस समिति की सिफारिश से लागू किया गया? ए. नरसिम्हन समिति, बी. रंगराजन समिति, सी. भूरिया समिति, डी. अशोक मेहता समिति, ई. इनमें से कोई नहीं। ये आपके CGPSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें आया हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूरिया समिति। ठीक है, भूरिया समिति 1995 में पेशा एक्ट की सिफारिश करती है और इसे 1996 में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1995 में भूरिया समिति इसकी सिफारिश करती है, लेकिन 1996 में इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला अशोक राय मेहता समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा जुबिन मेहता समिति, चौथा प्रताप सिंह। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। अभी थोड़ी देर पहले मैं पंचायती राज के 7 समितियों को बताया था, उसमें ध्यान रखिएगा कौन कौन से सुमेलित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, क्योंकि मैं कभी जुबिन मेहता और प्रताप सिंह के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो ये दोनों पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है? ठीक है, तो यह वक्तव्य किसका था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति दी जाएगी उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन राज्यों को दिया गया है। ठीक है, जिसके लिए संविधान संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 में इसको रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी थुंगन समिति, ऑप्शन सी अयंगर समिति, ऑप्शन डी सिंहल समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थुंगन समिति। थुंगन समिति कब आई थी? तो थुंगन समिति 1988 में आई थी, जिसने क्या बोला था? पंचायती राज को संवैधानिक स्तर पर प्रदान करने की सिफारिश की थी। ठीक, जिसे मान लिया गया था। अगला प्रश्न, पेशा एक्ट अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? ए वर्ष 1996, बी वर्ष 1997, सी वर्ष 1995, डी वर्ष 1998। तो इसका सही आंसर है, थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन ए 1996। लेकिन पेशा एक्ट की सिफारिश कब की गई थी? 1995 में भूरिया समिति द्वारा। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति 1995 में इस एक्ट के बारे में बताती है, जिसे भारत सरकार 1996 में लागू कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2005, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2001, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2005 को ऑप्शन ए, जिसमें छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ध्यान रखिएगा यहाँ पर सही सुमेलित को पहचानना है, जिसमें ए पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव, बी पंचायत राज प्रशिक्षण AS त्रिवेदी, सी पंचायत और सहकारिता के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा और डी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, GVK राव। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए, बी और सी, ऑप्शन डी ए और बी सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सी और डी क्या है, सही सुमेलित है। जिसमें पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण की बात किसने की है, तो VR राव ने। उसके बाद पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा ने की है। और ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की बात GVK राव ने की है। ठीक है, इस MCQ सीरीज में आप जितने भी इम्पोर्टेंट समितियां होंगी उनके मुख्य कार्य जो सिफारिश के तहत दिए गए और मान्य किए गए उसको भी याद कर सकेंगे। ठीक है, तो ये MCQ के साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के कृत्यों पर पुनर्विचार के लिए वर्ष 1977 में किस समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी GVK राव समिति। तो आप इजीली इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे क्योंकि अपन पहले ही याद कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, अब अगला टॉपिक पंचायती राज अधिनियम से जो सामान्य जानकारी से प्रश्न आए हुए थे वो देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न कूट में ज़्यादा बनते हैं और थोड़े विस्तार से रहते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ते समय मेरी बातों को विशेष ध्यान रखते हुए सुनिएगा और प्रश्नों को हल कीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में बना था, उसके तहत हमें क्या क्या प्रावधान मिले हैं उसको बता रहे हैं। जिसमें ऑप्शन ए है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बी है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। सी, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव करना होगा। डी, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होगी। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि यदि 2 से अधिक संतानें हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक, ये गलत है, बाकी सब सही है। जिसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी एवं वित्त आयोग का बनाया जाएगा। और अगर पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी निकाय भंग हो जाती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, अगले 6 महीनों पर उस पर चुनाव करेगी। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। ठीक है, जिसके तहत उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें महिलाओं को 1/3 सीट देना अनिवार्य है, परंतु छत्तीसगढ़ वहाँ पर 1/2 सीटें दिया हुआ है। ठीक है, जिसे 50% महिलाओं का आरक्षण हो गया। ठीक, यह प्रजातंत्र के तीसरे स्तर पर लागू हुआ है। तीसरे स्तर यानी निम्न स्तर पर लागू किया गया। और क्या बोलते हैं कि पंचायती राज जो हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा, जिस पर संसाधन को हम पंचायतों तक या निम्न लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और यदि पंचायती राज के कोई भी निकाय भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव कराना आवश्यक है, जिसकी पूर्णतः जवाबदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पहला, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तीसरा, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। चौथा, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। पांचवा, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ठीक, ये आपके ADO 2017 में जो एग्ज़ाम हुए थे व्यापम के द्वारा, उसमें आया था, जिसके ऑप्शन है A 1, 4, 5, B 2, 3, 4,
सी 1, 3, 5 और डी 2, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 5 क्या सही है। ठीक है, जिसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। अभी देखें, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय के लिए जोड़ी गई। ठीक है, और 5वां प्रजातंत्र के तीसरे स्तर यानी निम्न स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, चौथा इसलिए गलत हो जाता है कि इसमें 15 अनुच्छेदों की वृद्धि नहीं हुई। इसमें एक अनुच्छेद 243 लिया गया जिसमें उप अनुच्छेद के तहत 15 अनुच्छेद बढ़ाए गए। ठीक है, और अगर संवैधानिक है तो वैधानिक स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक, अगला प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जहाँ पर आपको सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है एवं सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, उसमें नए अनुच्छेद 243 जोड़ा गया जिसमें 15 और अनुच्छेद को जोड़ा गया है जो क से लेकर बोल सकते हैं इंग्लिश में ए से लेकर ओ तक 15 अनुच्छेद जिसमें पंचायत के क्रियाकलाप को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसको याद करते हुए इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है 243 क, इधर दिया हुआ है पंचायतों की संरचना, 243 ख सीटों का आरक्षण, 243 ग पंचायतों का गठन, 243 घ ग्राम सभा। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कूट में दे दिया है ए बी सी डी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1 और ऑप्शन डी 4, 2, 1, 3। एक बार प्रश्न हल कीजिए, फिर मैं आपको 243 जो अनुच्छेद है उसके क से लेकर जो 15 उप अनुच्छेद है उनको बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखिएगा कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया है जो कुल 15 होते हैं, एवं 29 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज के लिए एक और अनुसूची बनाएगी 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जिसमें ए के साथ 3, बी के साथ 4, सी के साथ 2 और डी के साथ 1 जाएगा। ठीक है, डी मतलब ग्राम सभा, ग्राम सभा 243 क में है। ठीक, और पंचायतों का गठन 243 ख में है, पंचायतों की संरचना 243 ग में है। ठीक है, और सीटों का आरक्षण 243 घ में है। ठीक, यहाँ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 248, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आपके CGPSC के रजिस्ट्रार एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 बी। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन। ठीक, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 पंचायती स्तर लगाए गए हैं, जिसमें पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड एवं ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, जिसे भारतीय संविधान के तहत पंचायत समिति कहा गया, एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक, जिसे जिला परिषद कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? ठीक, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि 73वां संविधान संशोधन में कौन सा भाग जिस पर यह अनुच्छेद रखा गया है। ठीक, जिसमें ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां और ऑप्शन डी 12वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9वां। ठीक, भाग 9 और अनुच्छेद 243। ठीक, और भाग 9 का क्या है, तो वो नगरीय निकाय के लिए होगा। अगला प्रश्न है,
स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? ए. कानून द्वारा, बी. राज्य शासन द्वारा, सी. केंद्रीय शासन द्वारा, डी. राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। हमें यह शक्ति कौन दिया है? तो भारतीय संविधान दी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय या कॉरपोरेट बॉडी है? ऑप्शन ए जिला पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ था कि कॉरपोरेट बॉडी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देखें कि संविधान के 243 बी पंचायतों का गठन में हमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों के बारे में बात पता चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये ठीक है निगमित निकाय। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान हैं? ठीक, इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 आई। ठीक, तो इस टाइप के सभी प्रश्न को हम ट्रिक से याद करेंगे, जिसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 जी। ठीक, तो अपन एक बिस्किट खाते हैं जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बिस्किट माना जाता है, ठीक, पार्ले जी। तो जी यानी क्या होता है? पावर, शक्ति। तो यहाँ पर क्या बोला है? पंचायतों की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए प्रावधान है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 243 जी, जी यानी पार्ले जी, पावर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 244, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 241। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243। ठीक है, भारत के संविधान में क्या बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है? जो पूरे गांव हैं उसके मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति सम्मिलित है वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे? ग्राम सभा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक के किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी और आगे नहीं? ए अनुच्छेद 243 के, बी अनुच्छेद 243 बी, सी अनुच्छेद 243 ई और डी अनुच्छेद 243 सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 243 ई। ठीक, तो क्या करता है ये? 5 साल के लिए बनी रहेगी, इससे आगे नहीं, अगर किसी कारणवश अगर यह भंग नहीं होता। और अगर भंग होता है तो किसका जवाबदारी हो जाएगा? राज्य सरकार का, कि 6 महीने में पुनः निर्वाचन कराया जाए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एल, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 एम और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 एफ। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 एफ। अब एफ से याद रखिएगा फोर्स, और सबसे ज़्यादा अयोग्य कहाँ पर होता है, मतलब योग्यता कहाँ पर मैक्सिमम डिसाइड होती है, तो फोर्स में जाने के लिए। ठीक, तो पंचायत के सदस्य रूप में अयोग्य है या नहीं, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो 243 एफ। ठीक, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 सी, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 एच, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जी और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 डी। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी। ठीक, डी से मतलब जैसा डी मार्ट होता है ना, जिसमें अपन जाओ तो ऐसा लगता है कि बार बार वहीं रहे, सीटों का आरक्षण। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर हर राज्यों में पंचायतों को गठित किया जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ई, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 की के, सी अनुच्छेद 243 7, ठीक, यहाँ 7 एक से जो 15 है उसके बीच में, ठीक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 बी, जो बात करता है पंचायतों का गठन, जो 3 स्तर पर होता है, गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर, जिसमें गांव को बोलते हैं ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती को बोलते हैं जनपद पंचायत और जिला को बोलते हैं जिला पंचायत छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, ऑप्शन सी नगर पालिकाओं का संविधान और ऑप्शन डी नगर पालिकाओं की रचना। ठीक, तो ये प्रश्न ऐसे ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 243 क्या बोलता है, ग्राम पंचायत के बारे में, और यहाँ पर बाकी ऑप्शन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें क्या बोलता है कि 243 पंचायत के मामलों में प्रश्न, चुनावी चीज़ों को प्रश्नगत किया जा सकता है, लेकिन बाकी मामलों में चुनाव हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसको। जो पंचायत का 243 ओ है अनुच्छेद, ठीक, इस पर पंचायत चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी निर्वाचन को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक, तो लेकिन यहाँ प्रश्नगत कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व से होंगे वो करेंगे, जनपद पंचायत में कलेक्टर करेगा और जिला पंचायत में जो पंचायत संचालक होते हैं वो करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पर वही अनुच्छेद दिया गया है। अगर ये पूरे MCQ आप बनाते हैं तो आपके अनुच्छेद 243 का से 243 ओ तक या ड़ तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, जिसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, जिसे याद करने में आसानी होगी, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बार जल्दी से याद भी करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सूची 1 क्या दिया हुआ है अनुच्छेदों से और सूची 2 प्रावधानों से, जिसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 ई, यहाँ पर ऑप्शन दिया है पंचायतों का कार्यकाल, ऑप्शन बी है 243 एफ सदस्यों के लिए निहरताएँ, ऑप्शन सी है 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, और ऑप्शन डी है 243 एच पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ। ठीक, यहाँ पर स्कूट में दिया हुआ है ABCD और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। ठीक है, जिसमें ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 है, ये ऑप्शन ए में है। ठीक, यहाँ पर आप सुमेलित करके देख सकते हैं। तो कुछ देर पहले बनाया था जिसमें ऑप्शन सी जी यानी पावर। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा पंचायतों की शक्तियाँ, जिसमें 29 विषयों पर बात करती है, तो यहाँ पर जी यानी सी का तीसरा, मतलब ऑप्शन बी देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिसमें 243 ई किसकी बात करता है? तो 243 बात करता है पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, 243 एफ से याद रखिएगा फोर्स बताया था, जिस पर क्या होता है, अयोग्यता निर्धारित होता है। ठीक, तो यहाँ पर सदस्यों के लिए निहरताएँ, और ऑप्शन 243 जी से पार्ले जी पावर, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, और 243 एच किसकी बात करता है? तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित, ठीक, करों को अधिरोपित करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संविधान की 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान की 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी संविधान की 11वीं अनुसूची,
एवं ऑप्शन डी संविधान की 10वीं अनुसूची। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान की 11वीं अनुसूची, जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पंचायत की बात की है, अगर नगरीय निकाय की बात करती तो 12वीं अनुसूची आता। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 243 ए, ऑप्शन बी 243 बी, ऑप्शन सी 243 सी और ऑप्शन डी 243 डी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण की बात करता है। तो सीटों का आरक्षण कौन करता है? 243 डी। ठीक, तो डी से सीट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 विषयों को। ठीक, जी से शक्तियों की बात करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज में कुल 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो पंचायतों की शक्ति एवं प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व को बताते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, फिर वही मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए कूट से। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर से बता देता हूँ, जिससे आप बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, 248 आई, 243 आई आपको वित्त आयोग के बारे में बात करता है। ठीक, आई यानी मैं यानी मेरे को खर्चा चलाने के लिए क्या चाहिए? वित्त आयोग का गठन। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करता है। 243 जे से जी हुजूरी कब करते हैं? जब कोई चेक करने आता है और हम गलत हो जाते हैं, जैसे संपरीक्षा परीक्षा में करने आता है जी जी जी, अब टाइम हो गया कंप्लीट। ठीक, तो जे से जी हुजूरी याद रखिएगा, लेखाओं का संपरीक्षा। उसके बाद 243 के से किंग कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का गठन। उसके बाद 243 एल बोलता है कि पंचायती राज लागू होना। कहाँ पर पंचायती राज लागू होगा, कहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 जे और अनुच्छेद 243 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 243 के यानी किंग। और ये क्या करता है? चुनाव कराते हैं। ठीक, तो पंचायतों में चुनाव के लिए प्रावधान की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।